हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल्स में इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कुछ जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनके बारे में। स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर द इंटीग्रल्स, जो इंटीग्रल के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इंटीग्रल्स के फार्मूले स्टडी करने से पहले या इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी डेरिवेटिव्स फाइंड कर चुके हो। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ तक पहुँचे हो। अब क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप लोगों ने की है तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपने लर्न किए होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे। तो उन्हीं फॉर्मूलों से हम कुछ इंटीग्रल के लिए फॉर्मूले यूज़ करेंगे। मैक्सिमम वही कंप्लीट फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो डिफरेंशिएशन में यूज़ किए हैं। अब इसके लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। देखिए, एक आइलेट करके आप एक वर्ड जो है वो बना सकते हैं, आइलेट। यहाँ से आइलेट से आप ये याद रखने के लिए आपको इजी हो जाएगा कि कैलकुलस में किस तरह के फंक्शंस जो हैं वो जिनके ऊपर काम किया जाता है। तो आइलेट, ILATE, इन सभी से एक एक वर्ड जो है वो बनता है, मतलब एक एक फंक्शन का नाम बनता है। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एल। एल मीन्स लॉगरिदमिक फंक्शंस। कौन सा? लॉगरिदमिक फंक्शन। ए स्टैंड्स फॉर algebraic functions and T for trigonometric functions और E stands for exponential functions। कौन से? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आइलेट, यहाँ से आप याद रखने के लिए इस वर्ड को मेमोराइज कर सकते हैं। आइलेट बहुत ही इजी है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें मुझे नहीं लगता कि होगी आपको। तो जो डिफ्रेंशिएशन में हम इन सब फंक्शंस के लिए फॉर्मूले लर्न कर चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूले को हम एंटी डेरिवेटिव के फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे या इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आइलेट है, इससे आप एक सीक्वेंस भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो इस सीक्वेंस का भी यूज़ है, इसीलिए आइलेट लिखा है। ठीक है, इसीलिए आइलेट बनाया है। आइलेट से फिर हम एक सीक्वेंस भी ऑब्जर्व करेंगे, बट अभी उसका काम नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए, हम कौन से फंक्शंस की बात करेंगे अब? एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में हम दो फॉर्मूले जो हैं उनको लर्न करेंगे। कौन से फंक्शंस हैं? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शंस में हमारे पास दो फॉर्मूले रहेंगे जिनको हमने याद करना है। डिफरेंशिएशन के लिए याद हैं और इंटीग्रल के लिए याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व कर लेंगे, आपको मेमोराइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास d/dx ऑफ x⁻n+1 अपॉन n+1। इसका फॉर्मूला है हमारे पास x⁻n। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और इंटीग्रल
इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला है। अब क्योंकि देखिए इसका ये डेरिवेटिव है, क्या है ये, डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव का जहाँ से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है वो फंक्शन डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, या फिर इंटीग्रल। अब x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव क्या है, xn है। तो xn का इंटीग्रल क्या होगा, xn+1 अपॉन n+1, तो लिखेंगे। अब ये फॉर्मूले आपको याद भी करने पड़ेंगे। इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से इंटीग्रल का सिंबल यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। xn विद रिस्पेक्ट टू x dx, जिसको हम लिखते हैं xn dx इज इक्वल टू xn+1 अपॉन n+1, और साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। ये c क्यों ऐड करेंगे, इसका भी एक रीज़न है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। हम इंटीग्रल्स में दो तरह के फंक्शंस, मतलब दो तरह के इंटीग्रल्स स्टडी करते हैं। कौन कौन से, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये कुछ हमारे पास एक मैंने बनाया था, इसमें भी यही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल साइन एक्स है। अब साइन एक्स के साथ अगर हम कोई जैसे +2 कर देते हैं, 2 इसमें ऐड करते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तब भी कोस एक्स मिलेगा। और कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स +2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 क्या है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया और 2 का 0 हो गया, तो कोस एक्स +0 कोस एक्स हो जाएगा। एक और देखते हैं साइन एक्स +3। अगर साइन एक्स +3 होगा तो भी क्या होगा, तो भी इसका डेरिवेटिव कोस एक्स होगा, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, तो सेम 2 वाली बात हो जाएगी। कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स +3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब कोई भी यहाँ पे नंबर जो है वो लिखा हुआ हो सकता है। अगर कांस्टेंट नंबर कोई लिखा है, पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू कोई लिखी है, अगर कांस्टेंट वैल्यू लिखी है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बट देखिए डेरिवेटिव में तो फिक्स वैल्यू हमें मालूम है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो सीधे ही कोस एक्स हम लिख देंगे। या और भी फंक्शंस के लिए हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स के लिए बताया जा रहा है और बाकियों के लिए बता नहीं रहे हैं। तो वो काम आपने करना है, उसके लिए आपने चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे +2 है, +3 है, +4 है, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम c ऐड करते हैं। बाकी फंक्शंस में भी सेम चीज़ है। तो इस कांस्टेंट को हम कैपिटल C के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल C के साथ लिख देते हैं। बस इतना सा फंक्शन है इस C का। ये सिर्फ आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में ही यूज़ करेंगे। जो C कांस्टेंट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल में ही यूज़ होगा। तो ये आपने ऐड करना है। ये फॉर्मूला आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको ये भी मालूम है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के, या फिर एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और फॉर्मूला अलजेब्रिक फंक्शंस में ही हम यूज़ करेंगे, वो ये है कि जैसे d अपॉन dx ऑफ
एक्स क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है ना 1। तो एक और इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रल dx इक्वल्स टू x प्लस सी, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी बात करते हैं। dx है तो dx के साथ में 1 मल्टीप्लाइड है, क्या है 1 मल्टीप्लाइड है 1 dx, और इसका देखिए 1 का, देखिए x का डेरिवेटिव 1 और 1 का एंटी डेरिवेटिव x, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे दो एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस को जब इंटीग्रेट करना है तो ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। इन्हीं दो फॉर्मूलाज के साथ हम एल्जेब्रिक फंक्शंस को बड़े आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। जब हम इनके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरेंस आपको हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कौन से फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी हम फॉर्मूले याद करेंगे, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मालूम हैं तो आप इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले बड़े आराम से लिख लोगे और बड़े आराम से यूज़ कर लोगे। तो मुझे आप बताएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, होता है ना कोस एक्स। अरे भाई, जब साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और कांस्टेंट हम याद ऐड कर लेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइन एक्स कोस एक्स के लिए। तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रल कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो लिख देंगे साइन एक्स प्लस सी। क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल हमें अभी करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने हैं, तो कांस्टेंट सी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, सिर्फ फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन में हमें सी ऐड करना पड़ेगा। साइन एक्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम जानते हैं इस चीज़ को भी। माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से ही हम ये लिख पाएंगे कि साइन एक्स जो है वो माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कोस एक्स। तो लिख लेंगे इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दो मैंने बता दिए, बाकी 4 फंक्शंस और हैं जो आपने लिखने हैं, जिनके लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास है, तो वहीं से आप इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी ऐड कर दो बस, और कुछ आपने स्पेशल नहीं करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? tan x। क्या आ जाएगा? tan x d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? हमें मालूम है सेकेंट स्क्वायर x या फिर सेक स्क्वायर x। तो यहीं से हम ऑब्जर्व कर लेंगे भाई, सेकेंड स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। तो सिंपली लिख लेंगे इंटीग्रल सेकेंट
स्क्वेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स या सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। तो बाकी के तीन फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, इन तीन फॉर्मूलेज के लिए फॉर्मूले जो हैं इसके डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव आप लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी मैं आपको कुछ एक बता दूंगा, एक दो बता दूंगा, बाकी आपने खुद लिखने हैं। कोई किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, कमेंट करके बता सकता है। टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैंने अपना कॉन्टैक्ट भी जो यूट्यूब का चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में डाल रखा हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। बट मैसेज वही करना जिसको जानकारी लेनी है, जिसको पढ़ाई करनी है, फालतू में मैसेज नहीं करना है। जिसको ज़रूरत है वो मुझे मैसेज करेगा, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, माइनस कोस इनवर्स एक्स, इस तरह के कुछ डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहीं से इंटीग्रल के लिए फॉर्मूले भी हमने डिराइव करने हैं। एक दो मैं बता दूंगा, बाकी आपने खुद लिखने हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस एक डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले आपको लर्न है, मैं फिर बता रहा हूँ, तो आपको इंटीग्रल का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आती है तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास डेरिवेटिव के लिए फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अरे भाई, अगर साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है तो क्या इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो उसका एंटी डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ से हम इंटीग्रल के लिए लिख लेंगे फॉर्मूला। अगर हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस तरह से अगर लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके लिए हम इसका एंटी डेरिवेटिव लिख देंगे, सिंपली सीधा लिख देंगे, सिंपली साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे ही माइनस कोस इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव के लिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला हमारे पास माइनस कोस इनवर्स एक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला माइनस कोस इनवर्स एक्स के लिए भी सेम फॉर्मूला ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्या है? माइनस कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी यही फंक्शन होता है, तो ये हम लिख लेंगे। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स है, तो उसके लिए क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कोई फंक्शन होगा या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देंगे। अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और हमें रिक्वायरमेंट है तो हम नेक्स्ट जो हमारे पास है माइनस कोट इनवर्स एक्स, तो उसको भी हम लिख लेंगे अगर ज़रूरत के हिसाब से। मतलब अगर हमें
दूसरा फंक्शन कोट एक्स या कोट इनवर्स एक्स है तो हम इसको कोट इनवर्स एक्स भी लिख लेंगे या फिर टेन इनवर्स एक्स, जैसी रिक्वायरमेंट है। जब आप आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी बातें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सा फंक्शन आता है? एक्सपोनेंशियल। कौन सा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सी भी लगा देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम बात करें तो किस तरह के फंक्शंस होंगे? अब हमें ये तो ऑलरेडी मालूम है, एक्सपोनेंशियल एक्स में कैसा फंक्शन होता है? ई एक्स। तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई एक्स ही होगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। तो यहीं से इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला ढूंढ लेंगे। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स है तो ई एक्स का इंटीग्रल भी ई एक्स होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स। क्लियर है बात? तो इंटीग्रल क्या आ गया इसका? इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिदमिक फंक्शन। कौन सा? लॉगरिदमिक फंक्शन। इसके बारे में भी बात करेंगे। लॉगरिदमिक फंक्शन अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? लिखेंगे जरा फंक्शन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। लॉग मॉड एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स। तो अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स फंक्शन है तो उसका यहाँ से भी वही बात, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। तो अगर 1 अपॉन एक्स डी एक्स इस तरह से फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अरे भाई कहीं ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। कैसा हो सकता है? 1 डी इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये भी क्या होगा? 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स या फिर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके डी एक्स अपॉन एक्स लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन एक्स लिख दो, तो ये भी क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा फंक्शन? लॉगरिदमिक फंक्शंस में ही एक और फंक्शन हमारे पास आएगा, उसके लिए भी लिख लेते हैं फंक्शन, उसके लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। लास्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स अपॉन लॉग ए एक्स अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू ए एक्स। क्या होगा? ए एक्स कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, उसकी पावर एक्स है, तो इस केस में भी वही बात, अगर इस तरह का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये होगा तो इस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रल के लिए हम ए एक्स डी एक्स लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये थे कुछ फंक्शंस। इसमें बीच में कुछ फंक्शन के लिए आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले मैंने आपको नहीं बताए हैं, और उनके लिए मैंने आपको कहा है कि आपने खुद लिखना है। डू योरसेल्फ, अपने आप काम करेंगे। तो क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको, मुझे लगता है कि उस इन्फॉर्मेशन से आप, या सिर्फ एक चीज़ जो अभी तक हमने इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के बीच में एक रिलेशन जाना है, उस रिलेशन को अगर आपको आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि इंटीग्रल डेरिवेटिव का इन्वर्स है और डेरिवेटिव इंटीग्रल का इन्वर्स है, तो इन दोनों, इस एक कंसेप्ट को आप दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रल के जो फॉर्मूले आपको मैंने नहीं बताए हैं उनको भी आप अपनी नोटबुक में अपने आप से लिख पाओगे। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद हैं या फिर आपको मालूम है, तो आप इंटीग्रल के लिए फॉर्मूले लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मतलब ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो माइनस कोट एक्स है, सेकेंट एक्स है, माइनस कोसिकेंट एक्स है या कोसिक एक्स है, इन तीनों के लिए मैंने आपको ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया है ना ही इंटीग्रल का, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटीग्रल का फॉर्मूला वहीं से आपने डिराइव करना है, सिंपली है। दूसरा जो एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव वाला ही आपने, मतलब इन्वर्स प्रोसेस वाला ही फंडा यहाँ पे यूज़ करना है। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको मैंने 1 2 बताए, 3 बता दिए हैं, 2 ही बताए, तीसरा तो ऐसे ही बताया था, लिख के 2 ही बताए, तो बाकी 4 आपने खुद लिखने हैं। तो ये आपका काम रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।